Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor। इस वीडियो में हम जुलाई 2019 के सीटेट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सीडीपी सेक्शंस हैं जो कि जुलाई 2019 में पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करा था। आज हम 17 to 30 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17, असेसमेंट मूल्यांकन को शुड बी अंडरटेकन अ सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहले कि ये एक अलग गतिविधि के रूप में तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। सेकंड चीज़, केवल नंबरों के संदर्भ में हम असेसमेंट नहीं करते हैं। अब बचे दो, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क। तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या? मूल्यांकन। सो ऑप्शन नंबर 2, 17 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, या फिर अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें आपको बताया था कि वो जीन पियाजे क्या थे? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है कि उनका मानना होता है कि बच्चा जो है वो अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करेगा। वो क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। Now moving to the question number 19, what principle does the following highlight? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल feel that they are not good enough and feel demotivated. They are then likely to give up easily without trying or persisting in doing tasks. जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्या है ये? आपसे पूछा जा रहा है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हो कि बच्चा अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वो ऐसा महसूस करने लगता है कि वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा और वो ट्राई करने से पहले ही छोड़ देता है। यहाँ क्या है? ये दोनों कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, वो एक दूसरे से मिले होते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, मतलब उसको फील होने लगा कि ऐसे इमोशंस उसके अंदर आ गए कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, हतोत्साहित होने लगा और फिर उसका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगा, वो बिल्कुल गिव अप कर देता है तुरंत ही। क्लियर? जैसे कि अगर आप अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट्स लेकर आ जाते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, तो अगर आप देने जाते हो तो आप ये सोच के बैठ जाते हो कि अरे मैंने तो इस सब्जेक्ट के लिए कुछ पढ़ाई ही नहीं करी है, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाया था, तो जनरली क्या होता है कि आप और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर भी सकते थे, क्योंकि कभी ना कभी आपने पढ़ाई की होगी, हो सकता है आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा, उसे भी आप एग्ज़ाम में छोड़ देते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि जो हमारे संज्ञान और हमारे जो इमोशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। A teacher can encourage children to become effective problem solvers. एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन अ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ऐसा करके क्या कर सकती है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे दे, हर एक चीज़ का प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर करके, एम्फसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देना। तो मेमोराइजेशन वर्ड रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बच्चे को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। Next one is use of methods where learners' own initiative and efforts are involved in is an example of। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिडक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। इनमें से क्या आएगा? क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि लर्नर्स ओन इनिशिएटिव, बच्चा का खुद का इनिशिएटिव और एफर्ट शामिल हो, वो खुद से सीख रहा हो कर करके। ठीक है, वो खुद एफर्ट लेता है, खुद करके सीखता है। ऐसे अप्रोच को क्या कहते हैं? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जहां बच्चा खुद करके अपने संज्ञान का निर्माण कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे टीचर का काम बस क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर, है ना। टीचर सिर्फ एक सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statement about intelligence is correct? इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस इज hereditary trait that involves mental activities such as memory and reasoning। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, इन्वॉल्व्स व्हाट? सेवरल एबिलिटीज इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? बहुत सारी सेवरल एबिलिटीज। ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज इसके अंदर शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग
एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? परिवार, स्कूल, गवर्नमेंट एंड मीडिया। तो प्राइमरी क्या है? फैमिली। हमारा जो घर है वही हमारे, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। परिवार, परिवार जो है वो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। बच्चे का जो समाजीकरण स्टार्ट होता है उसके फैमिली से होता है। ठीक, और प्राइमरी सोर्स क्या है? फैमिली है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्लूड हो जाएगा? आपके नेबर्स। जबकि स्कूल, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 24, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट। अब आपसे जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि सीटेट के पेपर में बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वही कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा इसमें वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, इंटेलिजेंस, ठीक है, जेंडर, सोशलाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं को आपको रिकॉल करना है। The major proposition of Jean Piaget theory is that children thinking is inferior to adults, children thinking is superior to adult। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों के सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जीन पियाजे की थ्योरी में भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा है कि उनका मानना था कि बच्चे कम नहीं सोचते हैं, एडल्ट से कम नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो हमारे बराबर ही सोचते हैं, बट उनकी थिंकिंग की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। Now moving to the question number 25, gender is an। जेंडर क्या है? एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है, या फिर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक आर्थिक अवधारणा है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जेंडर जो है वो क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। जबकि यहाँ पे जेंडर की जगह वर्ड सेक्स आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इसका याद रखेंगे। आपसे या तो सेक्स पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर कैसी आइडेंटिटी है, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या फिर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। Now moving to the question number 26, which of the following is correctly identifies the broad domain of development? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, या फिर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। Third one is physical, personality, spiritual and emotional, and the fourth one is social, physical, personality and self। आपको बताना है कि सही कौन सा है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, या फिर सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। तो इसका सही क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो है ये सही विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं।
चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटीज टू लर्न इन प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। क्या ये सिर्फ हमारे आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा जो है वो क्या है, हमारे आनुवांशिकता से सिर्फ प्रभावित है? तो नो, जहाँ भी ओनली आ जाएगा वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस करे थे जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ओनली जहाँ कहा जाए, केवल की बात हिंदी में होती है, वो क्या है, नेगेटिव है। उस आंसर के साथ तो आप जाएंगे ही नहीं अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में नॉट पूछा गया हो। जब तक नॉट नहीं पूछा जाएगा, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में केवल लिखा हो तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ भी लेना। ऐसा नहीं कि केवल लिखा है तो हम सिर्फ टिक करके आ जाएंगे कि ये तो है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन केवल वाला स्टेटमेंट जो होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि केवल बोला जाए, केवल टीचर सेंटर्ड है, केवल शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, केवल बच्चों को ध्यान देना चाहिए, या फिर केवल जेंडर से प्रभावित है, या फिर केवल हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटर्मिन्स एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उसके अधिगम को निर्धारित करेगा। हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निर्धारित करता है। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड देना चाहिए। ऐसा करके क्या बच्चा मोटिवेटेड होगा? नहीं। चिल्ड्रन जो है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड एंड to learn and are capable of learning is the correct one. So option number 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज अ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? मिनिएचर एडल्ट, पैसिव इमिटेटर्स, एक्टिव एक्सप्लोरर, या फिर ब्लैंक स्लेट। छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या फिर खाली स्लेट के रूप में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर मतलब सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। सो 28 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, आपने फिर से देखा लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, जेंडर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? सोशल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है, या फिर कंडीशनड एक्टिविटी है। एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह एक सोशल एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधि है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ CDP सेक्शन। Which of the following characterizes a child in the pre-operational stage? प्री-ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ठीक है, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, बच्चों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसमें हमने देखा कि बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। सो ये कुछ
17 से 30 क्वेश्चंस थे जो कि हमने अभी डिस्कस करा, सीडीपी सेक्शन का है, और ये जुलाई 2019 का पेपर 1 है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये डिस्कशन भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।